Dear student, today we will discuss about the most important and a great political thinker about Hegel. Hegel, the most powerful, most intelligent, and most important German political thinker. हिगल जो है वह विश्व के उन महान विचारकों, महान फिलोसफरों और महान विद्वानों में आता है जिन्होंने विश्व परिदृश्य में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। वह एक महान ज्ञानी, अति आत्मविश्वासी, एक महान दार्शनिक और विचारों का एक महान द्योतक था। वह इतना बड़ा विद्वान था, इतना महान था, उसकी विद्वता इतनी प्रसिद्ध थी, उसके बारे में लोग वह इतना ज्यादा पॉपुलर था कि उससे सजेशन लेने के लिए, उससे पूछने के लिए दूसरे दूसरे राज्य के, दूसरे दूसरे देशों के शासक उसके पास आते थे कि हमें आप सजेस्ट करिए कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। हिगल एक महान दार्शनिक और यह कहा जाए कि एक महान आदर्शवादी भी था। हिगल जो है वह, या यह कहा जाए कि जर्मन आदर्शवादियों की विचारों पे सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभाव पड़ा या सबसे ज्यादा किसी ने प्रभावित किया तो वह हिगल ही था, क्योंकि हिगल से सभी लोग प्रभावित हुए। जैसे होता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, हिगल जो है वो बचपन से ही बहुत मेधावी, तेज और शार्प माइंडेड था। वह जो है उसको जो भी चीज पढ़ने के लिए दिया जाता है वो सिंसियरिटी से उन चीजों को पढ़ लेता था, समझ लेता था और अपने कहा जा सकता है कि एक जो है गॉड गिफ्टेड जो उसकी इंटरनल पावर थी, शक्ति थी, जो उसके पास एक लॉजिकल जो है वो पावर था कि अपने तर्क शक्ति के आधार पे वह किसी भी विषय पे डिबेट करने के लिए तैयार रहता था, किसी भी विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार रहता था। वह इतना डीपली किसी भी चीज को इतना डीप एनालाइज करता था, किसी भी चीज को इतनी गहनता से वह जो है वह उसको जांचता था, परखता था, उसका अध्ययन करता था कि उसके द्वारा दिया गया तर्क, उसके द्वारा दिया गया जो है रेफरेंस, वह बड़े बड़े विद्वानों को चुप कराने के लिए, बड़े बड़े विद्वानों को चकित करने के लिए पर्याप्त होता था। वह एक महान दार्शनिक, महान विद्वान और एक महान शिक्षक भी था। वह जो है, हालांकि उसने जो है वह 20-21 साल की उम्र में ही उसने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि प्राप्त कर ली। वो इतना पढ़ने में तेज था, इतना बड़ा विद्वान था, इतना नॉलेजेबल इंसान था, वो इतना लेबोरियस था कि उसने 20-21 साल की उम्र में वह कर लिया। फिर उसके बाद उसने जो है गेस्ट टीचर के रूप में या फिर यह कह लीजिए कि प्राइवेट टीचर के रूप में अपनी जर्नी शुरू की। वो अपनी उसने लाइफ की जर्नी जो है एज ए प्राइवेट टीचर या गेस्ट टीचर के रूप में शुरू की। और वह जो है बाद में एक विद्यालय में, एक कॉलेज में जो है वह एज ए प्रिंसिपल रहा, जहाँ पे वो 8-9 साल तक वहीं रहा। और फिर उसके उपरांत 8-9 साल के बाद जो है वह फिलॉसफी का एक महान प्रोफेसर के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल रहा। और उसके बाद जो है हिगल जो है वह उन विश्व के महान विभूतियों, विद्वानों या विचारकों में शामिल हो गया जिसकी तुलना करना मुश्किल है, क्योंकि उसके मानने वाले, उसके बातों को, उसके आदर्शों को, उसके विचारों को मानने वालों की संख्या अत्यधिक मात्रा में हो गई। मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे ऐसे देश थे जिसके शासक उससे सजेशन लेने आते थे, उससे पूछने आते थे। उसकी विद्वता की चर्चा यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व में होने लगी और वह जर्मन आदर्शवादी, वह जर्मन नागरिक पूरे विश्व में छा गया। पूरे विश्व में उसकी प्रतिभा का लोहा मानने लगे। वह जो इंग्लिश फिलॉसफी थी, या फिर यह कह लो कि जो अंग्रेजी वो था, दर्शन था, जो अंग्रेजी इंग्लिश दर्शन था। इंग्लिश दर्शन का मतलब जो ब्रिटेन या इंग्लैंड की जो दर्शन व्यवस्था थी, दर्शनीय व्यवस्था थी, या फिर जो विचारों की जो का पुंज या विचारों की जो व्यवस्था थी, वह उससे घृणा करता था। वह इंग्लिश फिलॉसफी भी हिगल के विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। वह भी हिगल के विचारों से प्रभावित हुई।
हमने टीएच ग्रीन भी देख पढ़ा ही है कि वह जो है हीगल के विचारों से प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते। उन सभी हर विश्व के हर विचारक पे, विश्व के हर थॉट्स पे जो हीगल के बाद आया उस पे हीगल का प्रभाव देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। क्योंकि हीगल जो है एक महान विद्वान, एक महान विचार, हीगल जो है वह अपने 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 विचारों को इतना प्रासंगिक मानता था। वह अपने जो है वह अपने विचारों को सदा वैज्ञानिक मानता था। वह मानता था कि अगर कोई विधि मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है तो वह वैज्ञानिक विधि नहीं हो सकती। यदि कोई कानून, यदि कोई लॉ अगर मेरे द्वारा फॉर्म नहीं किया गया है और वो लॉ है तो वह कभी भी साइंटिफिक नहीं हो सकती। क्योंकि वह इसीलिए कहा जाता है कि वह अति उत्साही है। वह जब बात करता है तो वह जो है अत्यधिक उत्साह में रहता है। हालांकि उसकी विद्वता का लोहा पूरा विश्व मानता है, लेकिन फिर भी वह इतना उत्साही था कि वह इस बात को दम पूर्वक कहता था कि कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी विधि अगर वह मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है, अगर मैं उसमें शामिल नहीं हूं, मेरे द्वारा उसको बनाया नहीं गया है, तो वह क्या है, वह वैज्ञानिक विधि नहीं हो सकती। क्योंकि उसमें वैज्ञानिकता का अभाव होगा। उसमें हो सकता है कि वह अतार्किक हो, लेकिन अगर वह मेरे द्वारा बनाई गई है तो वह वैज्ञानिक होगी और वह तार्किकता के आधार पर सिद्ध भी हो सकती है, सफल भी हो सकती है। हीगल के विचारों पर, हीगल के व्यक्तित्व पर जो प्रभाव पड़ा वह जर्मन की परिस्थितियों का पड़ा। आप जैसे कि हर विचारक, कोई भी विचारक हो, कोई भी विद्वान हो, कोई भी व्यक्ति है, उसके विचारों पे, उसके आइडियोलॉजी पे, उसके आइडियाज पे सबसे ज्यादा प्रभाव उसकी परिस्थितियों का पड़ता है। जर्मन जो है वह कई सारे जो है जाति, कई सारे लोगों का कहा जा सकता है कि जर्मनी जो है वह कई सारे देशों के लोगों के का निवास स्थल के रूप में था। वहां पे विविधताएं थी। वहां की जो केंद्रीय सरकार थी वह कमजोर थी और वह जो है इन क्षेत्रीय सरकारों पे या क्षेत्रीय जो संस्थाएं या समूह थे, इन पे जो है शासन करने में, इनको कंट्रोल करने में सफल नहीं थी। तो जर्मन की सामाजिक स्थिति का, जर्मन की राजनीतिक स्थिति का, जर्मन की व्यवस्था का हीगल पे व्यापक प्रभाव पड़ा। हीगल के विचारों में इसको परिलक्षित किया जा सकता है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वह जर्मन की त्रस्त व्यवस्था से, जर्मन की उस सिचुएशन से, जो उसके समय में जो सिचुएशन थी, उससे वह अत्यधिक प्रभावित था। इसके साथ ही साथ वह जो है अपने परिस्थितियों से, अपने विचारों से, जो है अपने समय के वातावरण से और अपने से पूर्व के विचारकों के बीच से भी वह बहुत प्रभावित है। जैसे वह प्लेटो, अरस्तु, ह्यूम, इन आदि विचारकों से वह ज्यादा प्रभावित था। उसके विचारों पे इनके भी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। हीगल जो है वह, हीगल का एक पेट स्लोगन था कि द रियल इज रेशनल, द रेशनल इज रियल। तो जो दिखाई दे रही हैं, जो दिखाई देने वाली चीजें हैं वह वास्तविक है, जो बुद्धिवाद के हिसाब से वास्तविक, और जो वास्तविक है वही दिखाई दे रही है। तो हीगल जो है वह विश्वात्मा की बात करता है। हीगल जो है वह एक ऐसे एब्सोल्यूट आइडियाज की बात करता है। हीगल जो है वह व्यापक रूप से सार्वभौम या यूनिवर्सल स्टेट की बात करता है। हीगल एक बड़ा विद्वान, एक बहुत बड़ा जो है दार्शनिक, एक बड़ा फिलोसफर के रूप में अपने आप को स्थापित करता है और बताता है। हीगल जो है अपने विचारों को डायलेक्टिक मेथड से या फिर द्वंद्ववाद से सिद्ध करने का प्रयास करता है। वह जो हीगल के विचारों को अगर हम एनालाइज करेंगे तो उसके महत्वपूर्ण विचारों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण विचार है वह उसका डायलेक्टिक कॉन्सेप्ट है, जिसको बाद में मार्क्स ने हीगल से ही लिया था और मार्क्स ने इसकी व्याख्या की। तो जो डायलेक्टिक मेथड है वो यह कहता है कि यह जो दुनिया है या वह जो वर्ड है वह स्टैटिक नहीं है, वह अस्थाई नहीं है, वह डायनामिक है, वह बदलती रहती है, वह परिवर्तित होती रहती है, वह चेंज होती रहती है, वह चेंज होती रहती है, वह बदलती रहती है। और परिवर्तन उसका सार्वभौमिक एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वह बदलती रहेगी वह, लेकिन उसका यह भी एक ट्रुथ है कि वह हमेशा वह निम्न से उच्च की तरफ जाती है। अगर अभी वह जिस सिचुएशन में है उससे उच्च सिचुएशन में वह जाएगी। तो कहता है यह एक सर्किल है जो चलता रहता है और इसको जो है यह क्रम, इसी क्रम से दुनिया, समाज या विश्व का विकास होता है। वह कहता है कि आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा, लेकिन यह जो विकास क्रम है
यह जो चलने की प्रक्रिया है, यह जो गतिमान विश्व है, यह सार्वभौमिक है, इसे रोका नहीं जा सकता, यह हमेशा चलता रहेगा, हमेशा परिवर्तन बदलते रहेंगे, परिवर्तन होते रहेंगे। वह कहता है कि हर वस्तु की कुछ जो है कमी होती है और कुछ जो है उसका अपोज करते हैं। तो उसको जो है वह कहता है कि एक वस्तु है, उस वस्तु का विरोधी भी उसके साथ ही विद्यमान होता है। तो वह वस्तु उस वस्तु में और उसके विरोधी में जो है वह क्या करते हैं, वह एक द्वंद्व चलता रहता है, एक जो है युद्ध की स्थिति रहती है और फिर एक खत्म होता है और दूसरा पर निर्मित हो जाता है। तो इसको जो है वह बड़े सिस्टमैटिक ढंग से समझाने की कोशिश करता है, जिसको वह थेसिस और एंटीथेसिस की बात करता है। कहता है कि थेसिस मतलब वाद, और दूसरा जो है एंटीथेसिस, और तीसरा जो है वह सिंथेसिस। तो जो यह कहा जा सकता है कि यह जो डायलेक्टिक मेथड है, डायलेक्टिक मेथड जो है वह उसको ग्रीक भाषा में डायलॉग कहा जाता है। डायलॉग का मतलब होता है तर्क वितर्क संवाद। हमने जब प्लेटो पढ़ा था, हमने जब सोक्रेटिस पढ़ा था, तो सोक्रेटिस और प्लेटो जो है वह इस तरह के मेथड को यूज करते हैं जिसको डायलॉग मेथड कहा जाता है, संवाद। तो वह जब यह बात करता है, जब हीगल इसकी बात करता है, तो वह डायलेक्टिक मेथड की जब बात करता है, वह कहता है कि इसमें जो है 3 टाइप के स्टेप्स होते हैं। एक थीसिस, दूसरा एंटीथीसिस, और तीसरा जो है वह जो है जब बात करता है अपने डायलेक्टिक मेथड का, जब वह इसकी चर्चा करता है, तो वह कहता है कि इसमें जो है जब कोई भी वस्तु होती है, तो वस्तु जब अपनी विकास की प्रक्रिया में होती है तो अपने साथ अपने जो है दुश्मन या अपनी कमियों को भी लेके आती है। तो उसको वह थीसिस कहता है। जो उसका अपोजिट होता है उसको एंटीथेसिस कहता है, और जो तीसरा स्वरूप है उसको वो सिंथेसिस कहता है। उस कहता है कि जब कोई भी विचार आता है तो उस विचारों के साथ जो है, उस विचारों के कुछ दिनों के बाद या उस विचारों के विकास की प्रक्रिया के बाद एक एंटी आइडिया जो है वो उसके साथ डेवलप होता है, कि उस विचार के प्रतिक्रिया स्वरूप एक दूसरा विचार डेवलप होता है जो उसका विरोधी होता है और जो जिसके साथ उसका द्वंद्व होता है। फिर जो यह थीसिस है, जो यह प्राथमिक विचार है, जो प्राथमिक अवस्था है, यह खत्म होती है और एंटीथेसिस जो है वह डेवलप हो जाता है। फिर वह उसका क्रम चलता रहता है, और जब वह कुछ दिनों तक चलता है फिर उसमें भी जो उसके विरुद्ध भी एक विचार डेवलप होता है और तीसरा विचार आता है जिसको वह सिंथेसिस कहता है। और यह क्रम कंटिन्यूअस चलता रहता है। उसका यह मानना था कि इसको जो है कंटिन्यूअस ये प्रक्रिया चलती रहेगी, यह रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यह एक विकास की प्रक्रिया है, यह एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो हमेशा चलेगी, और यह जो है विद्यमान है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हर राज्य में। इसको जो है वह समझाने के लिए जो है वह तर्क देता है, एक एग्जाम्पल देता है। वह कहता है कि पहले जो है यूरोप में पहले जो है कि वह एक मोनार्किज्म या ऑटोक्रेटिक या एब्सोल्यूट मोनार्किज्म जो है वो स्टेबल होती है, और वह जो है यह प्राइमरी स्टेज है कि जब वो स्टेबल होती है, जब वो एब्सोल्यूट मोनार्की स्टेबल होती है, तो वह उन लोगों पे शासन करती है, वहां पे रहने वाले लोगों पे शासन करती है। फिर जो है धीरे धीरे उसकी कमियां बाहर आती हैं, और लोग जो है उसके अगेंस्ट एक दूसरी तरह की ये विचार डेवलप होते हैं, जिसमें लोग जिस विचार के समर्थन करने वाले इस एब्सोल्यूट पावर का विरोध करते हैं, और वह इसकी कमियों को आइडेंटिफाई करते हैं, और धीरे धीरे फिर कुछ दिनों बाद इसके अगेंस्ट एक विद्रोह होता है, और वह जो एब्सोल्यूट मोनार्की है उसकी जगह है जो है वह डेमोक्रेसी ले लेती है। और चूंकि डेमोक्रेसी उससे ज्यादा लिबरल होती है, तो लोग उसको विद्रोह करके डेमोक्रेसी को स्टेबल कर लेते हैं। फिर डेमोक्रेसी को एंटीथेसिस के रूप में एक्सप्लेन करता है, और एब्सोल्यूट मोनार्की को वह थीसिस के रूप में, जो प्राइमरी स्टेज है, जो प्राथमिक अवस्था है। तो वह जो है कहता है कि यह जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी भी अपने सुचारू रूप से चलती रहती है। और डेमोक्रेसी जो है वह क्या होती है, डेमोक्रेसी जो है वह जब चलती रहती है तो फिर इसकी भी कमियां उजागर होती हैं, इससे भी लोग जो है अवगत होते हैं, इसकी कमियों को आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं, और यह महसूस करते हैं कि इसमें जो प्रतिनिधि हैं, इसके जो मेंबर हैं, इसके जो प्रतिनिधि हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, वह उदासीन हो चुके हैं, वह न्यूट्रल हो चुके हैं, वह जो है अपने करप्शन में पूरी तरह से लिप्त हो चुके हैं। तो फिर यह प्रक्रिया मतलब एंटीथेसिस में भी
एक तरह का द्वंद्व शुरू हो जाता है, उसके समर्थक और उसके विरोधी उत्पन्न हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट एक नई आइडियोलॉजी, एक नया विचार डेवलप होता है जिसको वह सिंथेसिस कहता है। और जो है एंटीथेसिस और सिंथेसिस के बीच में उसी तरह का द्वंद्व शुरू हो जाता है जो थीसिस और एंटीथेसिस के बीच में था। तो कहता है कि यह भी द्वंद्व शुरू हो जाता है, एक तरफ एंटीथेसिस और एक तरफ सिंथेसिस, और इन दोनों का द्वंद्व शुरू होता है और चलता रहता है। फिर बाद में जो होता क्या है कि बाद में जो प्रजातंत्र है या जो लोकतंत्र है, कहता है कि ये प्रजातंत्र है, इससे लोग इतना त्रस्त हो जाते हैं कि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार से, इसमें व्याप्त जो है बुराइयों से पूरी तरह से त्रस्त हो जाते हैं और जनता जो है उसके अगेंस्ट विद्रोह कर देती है। और फिर एक नया, जिसे वो सिंथेसिस कहता है, एक तीसरी आइडिया, तीसरा विचार जो है वह डेवलप हो जाता है, और वह है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब संवैधानिक राजतंत्र का एक विचार आता है। और इस तरह वह समझाने का प्रयास करता है कि हर समय एक विचार के साथ उसके पैरेलल एक दूसरा विचार चलता है, जिन दोनों में द्वंद्व चलता रहता है। तो एक समय एक विचार प्रभावी होता है, दूसरे समय उस द्वंद्व के बाद एक दूसरा विचार प्रभावित होगा, फिर उस दूसरे विचार के साथ भी उसका एक विरोधी विचार जन्म ले लेगा, और उसमें दोनों में द्वंद्व चलता रहेगा, और उसके बाद एक तीसरा विचार डेवलप होगा। तो वह जो है कहता है कि पहला विचार जिसे वह थीसिस कहता है, दूसरा विचार एक जिसे वह एंटीथेसिस कहता है, और तीसरा विचार जिसे वो सिंथेसिस कहता है। कहता है कि यह एक क्रम है, यह एक प्रक्रिया है कि एक के बाद दूसरे विचार को आना ही आना है, क्योंकि एक विचार, कोई भी विचार संपूर्ण नहीं है, कोई भी विचार एब्सोल्यूट नहीं है। हर विचार में उसके प्रतिद्वंदी छुपे होते हैं, उसके हर विचार के साथ उसकी विरोधी विचारधारा छुपी हुई होती है, हर विचार के साथ उसकी कमी छुपी हुई होती है। तो वह जब सामने आती है तो फिर उसका द्वंद्व शुरू होता है, उसके साथ वह रिएक्शन शुरू होता है, और फिर उसके बाद एक दूसरी विचारधारा उस पहली विचारधारा की जगह ले लेती है, और फिर दूसरी विचारधारा में भी द्वंद्व चलता रहता है, और दूसरी विचारधारा की जगह तीसरी विचारधारा ले लेती है। तो यह एक प्रक्रिया चलती रहती है। और हेगल कहता है कि यह जो है ऐसा नहीं है कि इसको बाहर से थोपा जाता है, नहीं, यह जो है वो सेल्फ जो है सेल्फ गवर्न होती है, यह ऑटो रोटेट होती है, यह अपने से चलती रहती है, इसको कोई चलाने वाला, कोई इसको रोटेट करने वाला कोई जो है वह संस्था नहीं है, वह सेल्फ गवर्न होती है, वह स्वयं जो है वो उसको कोई स्क्रॉल नहीं करता, उसको कोई रोटेट नहीं करता, वह खुद ही चलती रहती है, और वह जो है एक के रिएक्शन के बाद दूसरी आती है। और यह जो विकास की प्रक्रिया है, यह जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया है, चाहे राजनीतिक विकास की प्रक्रिया है, यह सारी प्रक्रियाएं इसी क्रम में चलती रहती है, इसी व्यवस्थित क्रम में चलती रहती है, इसी व्यवस्था से चलती रहती है। तो इस तरह जो हिगल का जो कॉन्सेप्ट है, हिगल का जो डायलेक्टिव मेथड है, वह वर्ल्ड फेमस है, और इसको मार्क्स ने अपने विचारों में भी स्थान दिया है। और मार्क्स द्वारा यह कहा जाता था कि हिगल ने जो है डायलेक्टिव मेथड को उल्टा खड़ा किया था, मैंने उसको सीधा कर दिया। लेकिन यह जो कॉन्सेप्ट है, जो द्वंद्व का कॉन्सेप्ट है कि एक के साथ दूसरा चलता रहेगा, दूसरी विचारधारा हमेशा चलती रहती है, यह जो है हिगल को एक विश्व की महान देन है। वह हिगल जो है जब विश्व को जो जितनी भी चीजें दिया, उसमें से डायलेक्टिव मेथड भी एक महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। वह यह बताने का प्रयास करता है कि जो विकास है वह जो है एक संघर्ष का परिणाम है। विकास जो है संघर्ष के द्वारा ही होता है, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे राजनीतिक विकास हो, चाहे व्यक्ति का विकास हो। और उस विकास के बाद जो बाहर आती है, जो चीजें बाहर आती है, वो पहले वाली वस्तु से ज्यादा बेहतर होती है, ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि जब हम किसी नई आइडियाज को लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमें वो पहले वाली आइडियाज पसंद नहीं है, पहले वाला विचार की कमियों को दूर करके हम नए तरह के विचार को जन्म देते हैं। तो कहता है कि जब कोई पहली चीज है, जो कोई भी वस्तु है, अगर उसके प्रतिक्रिया स्वरूप कोई दूसरी वस्तु आती है, तो इसका मतलब है कि वह उसका एक सुधारा हुआ रूप है, वह उसका एक मॉडिफाइड रूप है या मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। तो कहता है कि यह जो समाज है, समाज का जो स्वरूप है, यह लगातार विकसित हो रहा है, लगातार क्रमिक रूप से विकसित हो रहा है, क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह जब हिगल अपने डायलेक्टिव मेथड की बात करता है तो वह कहता है कि विकास जो है वह संघर्ष का परिणाम है, विकास जो है वह इस द्वंद्व का परिणाम है, विकास जो है वह एक ऑटो जो है स्क्रोल जो है मेथड है, वह जो हमेशा अपने आप चलता रहता है। और विचारों का जो द्वंद्व है वह तब तक चलता रहेगा जब तक विचारों का अस्तित्व रहेगा। तो हिगल जो है वह जब अपने डायलेक्टिव मेथड से सोसाइटी के डेवलपमेंट का या फिर स्टेट के डेवलपमेंट का या फिर ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात बताता है, तो वह जो है इसको प्रूव करने की कोशिश करता है।
इसीलिए तो हिगल को वर्ड का सबसे महत्वपूर्ण, वर्ड के जितने भी सबसे जो महत्वपूर्ण या जो इंपॉर्टेंट फिलोसफर है उसमें वह पहली पंक्ति में आता है। वह सबसे कह सकते हैं कि वह एक लीडर के रूप में आता है, क्योंकि उसके जो आइडियाज हैं, उसके जो विचार हैं वह रिलेवेंट हैं, और उसने विश्व को बहुत कुछ दिया था। यह जो डायलेक्टिव मेथड था, हालांकि प्लेटो और सोक्रेटिस ने इस आइडियाज को अपने विचारों में भी स्थान दिया था, अपने विचारों में भी रखा था, लेकिन जब हिगल ने अपने इस डायलेक्टिव मेथड को अपने आइडियोलॉजी में, अपने विचारों में यूज किया, तो उसने इसको एक सिस्टमैटिक रूप दिया, एक सिस्टमैटिक स्वरूप देके और सही ढंग से इसकी व्याख्या की कि कैसे जो है वाद प्रतिवाद और संवाद, थीसिस एंटीथेसिस और सिंथेटिक्स के द्वारा किसी भी समाज का विकास होता है, किसी भी राज्य का विकास होता है, और वह क्रम चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। पहले एंटीथेसिस, पहले थीसिस, फिर एंटीथेसिस, फिर सिंथेसिस, फिर थीसिस, फिर एंटीथेसिस, फिर सिंथेसिस। यह परिवर्तन, यह क्रम जो है वह चलता रहता है। और हिगल की यह विश्व की एक बड़ी देन है, हिगल की विश्व की एक महान देन है। आशा करता हूं कि यह जो हिगल का इंट्रोडक्शन आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम हिगल के राज्य के बारे में पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।